हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th का 2025 के लिए संस्कृत का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो गेस प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। साथियों, यहाँ से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए साथियों, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लिख सकें। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को याद नहीं हो तो आप लोग नोटबुक में लिख करके याद करते चलिएगा। प्रश्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको लिख करके आप लोग याद कर लीजिए। साथियों, प्रश्न एक है, कर्ण की कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कर्ण की कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। तो उत्तर देखिए साथियों, कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। साथियों, कर्ण का कवच और कुंडल जो था उसे बचपन से था, जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता। यानी कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल रहता तब तक वो दुनिया कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकता था। साथियों, कर्ण के पास कवच और कुंडल जब तक रहेगा, दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे मार सकता है। कर्ण को कवच और कुंडल अपने माता पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ, जो अवैध मतलब का दुनिया में एक है। साथियों, कर्ण का कवच और कुंडल उनके माता पिता द्वारा प्राप्त हुआ था। उनका माता पिता क्या था, सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। साथियों, कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल रहेगा, दुनिया कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकता है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको लिख करके याद कर लीजिए। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग लिख दीजिएगा कि कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था, जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकता। कर्ण को कवच और कुंडल अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ, जो दुनिया में क्या है, अवैध है। क्लियर साथियों, यहाँ तक क्लियर। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लासेज आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए साथियों, ताकि वहाँ पर क्लास का PDF नोट्स आप लोगों को मिल सके। क्लियर साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2 कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। साथियों, 100% आने वाला है। साथियों, ये MVVI प्रश्न है। साथियों, इसको लिख करके आप याद कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। साथियों, उत्तर देखिए, राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा के एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ देश विदेश के विद्वान आते थे। साथियों, राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ देश विदेश के विद्वान आते थे। किस लिए, तो अध्ययन के लिए। यहाँ संस्कृत के अध्ययन के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, वरुषि और पतंजलि की परीक्षा यहाँ ली गई थी। साथियों, संस्कृत के अनेक विद्वान हुए हैं। पाणिनि, वरुषि और पतंजलि की परीक्षा यहाँ ली गई थी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को इसको लिख करके हर हाल में याद कर लिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग छूटे नहीं। साथियों, ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस है साथियों, 3 वर्षों का। इसलिए आप लोगों को जो प्रश्न करवाया जाता है स्टडी ऑनलाइन क्लास के द्वारा, आप लोग 100% उनको कीजिएगा। और ये ऑफलाइन एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को शेयर करते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, कैसे लिखेंगे, तो राजशेखर द्वारा रचित मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ देश विदेश के विद्वान आते थे अध्ययन के लिए। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए हैं। पाणिनि, वरुषि और पतंजलि की परीक्षा यहाँ ली गई थी, जो बहुत उच्च लेवल का परीक्षा होती थी पहले। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 3 है, भिकन टोला कैसा गाँव था। साथियों, सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख करके याद करते चलिएगा। भिकन टोला कैसा गांव था, तो उत्तर देखेंगे साथियों, भिकन टोला बिहार प्रांत का एक दुर्गम्य गांव था। साथियों, भिकन टोला बिहार प्रांत का एक दुर्गम्य गांव था। प्रांत का मतलब राज्य हो गया साथियों। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित थे। साथियों, भिकन टोला में जितने भी लोग थे वो प्रायः गरीब और अनपढ़ थे।
यहाँ के लोग कष्टमय जीवन बिताते थे। साथियों, भिखन टोला में जितने भी लोग थे वो गरीब थे और अशिक्षित थे, पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसको जीवन जीने में अधिक कठिनाई होती थी। कुछ लोग तो अत्यंत गरीब थे जो गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते थे। भिखनटोला गांव के लगभग 1 कोस दूर पर एक प्राथमिक विद्यालय था। साथियों, भिखनटोला गांव में 1 कोस दूर पर एक प्राथमिक विद्यालय जिसमें पढ़ाई 1 से लेकर के 5 तक होती थी, बस एक प्राथमिक विद्यालय था और उनके गांव से 1 कोस दूर था। साथियों, भिखनटोला गांव में जितने भी लोग थे प्रायः 99% लोग गरीब अशिक्षित थे और उन लोगों का जीवन बहुत कष्टमय बीतते थे। कुछ लोग अत्यंत गरीब थे जो फुटपाथ पे रह मतलब जीवन बिताते थे, जैसे कुटियों में रह करके झोपड़ी करके ऐसे करके बिताते थे। गांव से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था। क्लियर साथियों, आप लोग ऐसे लिखेंगे, जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उतना मार्क्स आप लोग को दिया जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। साथियों, जैसे बताया जाता है आप लोग वैसे कीजिए, 100% आपका सफलता में यहाँ से मदद मिलेगी। क्लियर साथियों, चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 4 है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग को लिख करके हर हाल में याद कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये आने की 100% चांस है साथियों क्वेश्चन को, कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर बहुत ही प्रसिद्ध है। साथियों, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। साथियों, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ सिख संप्रदाय के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। पटना सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पूजनीय स्थल है। साथियों, पटना जो है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए खास पूजनीय स्थल है। यह स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। साथियों, पटना नगर जो है यह द्वार स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। क्लियर साथियों, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग लिख दीजिएगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ है। पटना सिख संप्रदाय के लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय स्थल है। यह स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। क्लियर साथियों, आप लोग इतना लिखिएगा, आप लोग का नंबर पूरा मिलेगा। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो साथियों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5 है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। साथियों, प्रश्न 5, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। साथियों, इसका उत्तर देखिए, देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं। साथियों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, तो भारत का करते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आ गया साथियों, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। साथियों, भारत भूमि एक ऐसा भूमि है जहाँ पे स्वर्ग और मोक्ष जो आपके प्राप्ति है उसको प्राप्त करने के लिए भारत धरती पर होती है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। साथियों, देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर के भगवान हरि के सेवा के योग्य बन जाते, सेवा में लीन हो जाते। क्लियर साथियों, यह प्रश्न आए तो आप लोग लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा कि देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 है कि विश्व में अशांति के क्या कारण है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 100% आने वाला प्रश्न है साथियों, कि विश्व में अशांति का क्या कारण है। साथियों, इसका उत्तर देखिए, शांति मानव जीवन को नर्क बना देता है। साथियों, अशांति मानव जीवन को क्या बना देती है, तो नर्क बना देती है। वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं। साथियों, अशांति के वास्तविक में कितने कारण हैं, तो 2 कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। साथियों, 2 कारण कौन कौन है, पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं। साथियों, स्वाभाविक बात है, आज के ज़माना में भी ऐसा ही होता है। देश के छोड़िए, अपने परिवार में भी ऐसा होता है, भाई भाई में होता है कि अगर एक भाई थोड़ा ऊंचा पद पर चला गया तो दूसरे भाई को जलन होने लगता है।
तो वही कहता है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है, जलता है और इसे असहिष्णुता उत्पन्न होता है। साथियों इससे असहिष्णुता उत्पन्न होता है, स्वार्थ से अशांति बढ़ता है। साथियों स्वार्थ से क्या बढ़ता है, अशांति बढ़ता है। इस अशांति को वैर नहीं रोका जा सकता है। साथियों इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है, बल्कि यह द्वेष और असहिष्णुता के प्यार और मित्रता से समाप्त किया जा सकता है। साथियों ये असहिष्णुता को बस एक ही कारण है कि प्यार और मित्रता से आपको संभल जाएगा, वरना और किसी बात से इससे नहीं हो सकता। प्यार से समझाइए तो समझ जाएगा और इससे नहीं हो सकता। क्लियर साथियों। तो कैसे लिखेंगे, अशांति मानव जीवन को नर्क बना देता है। वास्तव में अशांति के दो मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं और इससे असहिष्णुता उत्पन्न होता है। स्वार्थ से अशांति बढ़ता है। इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है, बल्कि यह द्वेष और असहिष्णुता को प्यार और मित्रता से समाप्त किया जा सकता है। क्लियर साथियों। यहाँ तक लिखिएगा, आप लोगों को जितना मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिल जाएगा उतना नंबर, यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटेगा। साथियों यहाँ से ये प्रश्न आने की संभावना है। और आप लोग क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में साथियों, जहाँ पे आप लोगों को क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 7 वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। साथियों प्रश्न 7 है, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो उत्तर देखिए, सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। साथियों सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें स्वार्थ अपने राष्ट्र का ध्यान रखना चाहिए। साथियों हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतया भुलाकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। साथियों हमें झगड़ा लड़ाई को छोड़ करके अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी राष्ट्र को आगे तक हम ले जा सकते हैं। इसलिए कहता है कि हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतः भुला करके राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा रहेगा तभी हम देश की सुरक्षा रहेगा। साथियों स्वाभाविक बात है कि अगर आप राष्ट्र का सुरक्षा करेंगे तो ऑटोमेटिक देश की सुरक्षा हो जाएगी। क्लियर साथियों। तो ये प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद को पूर्णतः भुलाकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश की सुरक्षित रहेगा। क्लियर साथियों। यहाँ तक समझने में कोई प्रकार का कोई प्रश्न दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। साथियों ये MBBI प्रश्न है, इसको लिख करके आप लोग याद कर लीजिए। ये 100% आने वाला प्रश्न है साथियों, आने की संभावना है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। साथियों इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। साथियों उत्तर देखिए, इस पाठ में एक निर्धन एवं दलित जाति में जन्मे व्यक्ति का वर्णन है। साथियों कर्मवीर पाठ में निर्धन, दलित यानी छोटा परिवार से जो जन्म लेता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। साथियों मैटर यही नहीं करता है कि आप किस परिवार में जन्म लिए हैं, मैटर ये करते हैं कि आप उस काम को लेकर कितना डेडिकेशन है। साथियों पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर थोड़ा भी साधन मिल जाता है तो वो पढ़ लेता है। साथियों इसी पाठ में एक कर्मवीर को वर्णन किया गया है चित्रण का, कि इस पाठ में एक निर्धन एवं दलित जाति के जन्म में एक व्यक्ति का वर्णन है। विपरीत मतलब कि अलग परिवेश में जहाँ पे शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, वहाँ पर भी राम प्रवेश ने पढ़ लिख करके एक अच्छा
मुकाम हासिल किया है उसके बारे में वर्णन किया है। तो देखिए, विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की कामना करने वाले। साथियों, विपरीत परिवेश में भी रह करके जो आदमी, जो मनुष्य उन्नति की इच्छा करता है वो एक न एक दिन ऊंचे पद पर पहुंचता है। यह कथा विद्यार्थी के आत्मविश्वास को उत्पन्न करता है। साथियों, इस कहानी से सभी लोग सीखेंगे कि एक गरीब बच्चा कैसे प्रथम स्थान प्राप्त करके और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेता है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श है। साथियों, ऐसे कर्मवीर हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। साथियों, आप लोग लिख देंगे, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे कि इस पाठ में एक निर्धन एवं दलित जाति में जन्मे व्यक्ति का वर्णन है। विपरीत परिवेश में भी रह करके प्रबल इच्छा शक्ति यानी अधिक इच्छा शक्ति तथा उन्नति की कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा विद्यार्थियों की आत्मविश्वास को उत्पन्न करता है। यानी एक कहानी को आप सुन करके आपके अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन होगा कि नहीं, हम भी ऐसा काम करेंगे। क्लियर साथियों, ऐसे कर्मवीर हमारे लिए क्या है, आदर्श है। क्लियर साथियों, आप लोग लिख देंगे यहाँ से, कोई दिक्कत कोई। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 9, पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। साथियों, ये भी प्रश्न पूछने जाने की संभावना है। साथियों, 100% आप इसको लिख करके याद कर लीजिए कि पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। पथिक जो था, वृद्ध बाघ यानी बूढ़े बाघ की बातों में क्यों आ गया। तो उत्तर देखिए साथियों, पथिका ने सोने के कंगल की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग से ही मिलता है। साथियों, कि पथिक ने सोचा कि सोना और कंगल की बात है, ऐसा चीज़ मिलना सौभाग्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है, किंतु जिस काम में खतरा हो उस से नहीं करना चाहिए। साथियों, किंतु जिस काम में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। साथियों, वो कहता है कि जिस काम में खतरा हो वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर सोचता है, परंतु उसने सोचा कि धन कमाने के लिए कार्य में तो खतरा होता है। साथियों, उसने पथिक सोचा कि इतना बड़ा हमें धन मिलता है, सोना का कंगल मिलता है, तो इतना बड़ा कंगल मिलने में अगर खतरा है तो क्या हुआ, हम कर लेंगे खतरा को का सामना। और वह इस तरह बाकी बातों में आ गया। साथियों, इसीलिए कहता है कि लालची बुरी बला है। साथियों, आप लोग किसी की लालच में मत पड़िए, वरना बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। जिस प्रकार के वृद्ध बाघ ने पथिक को अपने बातों में उलझा लिया। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग करिए। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथियों, कैसे लिखेंगे तब साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, आप लोग कीजिए। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 10 कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। साथियों, इसको याद देखिए, याद कैसे कीजिएगा, नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए अगर याद नहीं है तो, और उसके बाद याद कीजिए। क्लियर साथियों, उत्तर देखिए, भारत का प्राकृतिक सौंदर्य जैसा है, भारतवर्ष देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार भूमि है। साथियों, भारत एक प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग है, जैसे है भारत देवताओं के, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार भूमि है। साथियों, भारत भूमि पर देवता, ऋषि और महापुरुषों जैसे अनेक विद्वान आए हैं। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण में एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। साथियों, इनकी जो महिमा है, इनका वर्णन, इनका व्याख्या विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। हमारी भारत भूमि विशाल और अत्यंत शोभनीय है। साथियों, हमारी जो भारत है वो बहुत बड़ा विशाल भूमि और अत्यंत सुंदरीय शोभनीय है। साथियों, भारत वर्ष का गीत विदेश में भी गाया जाता है। साथियों, भारतवर्ष का चर्चा विदेश में भी किया जाता है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। साथियों, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है, हालांकि यहाँ पे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन कम है। साथियों, यहाँ के लोग जाति धर्म के भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे से मिलजुल कर रहता है। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथियों, देखिए साथियों, इसका उत्तर बोर्ड एग्जाम में है तो आप लोग लिख दीजिएगा कि भारत एक प्राकृतिक सौंदर्य है, भारतवर्ष देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है।
हमारी भारत भूमि विशाल है और अत्यंत शोभनीय है। भारतवर्ष का गीत विदेश में भी गाया जाता है। यहाँ के लोग धर्म, जाति की और भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। क्लियर साथी, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार के कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ के लोग किस प्रकार के रहते हैं। साथियों, ये MBBA प्रश्न है, इसको आप लोग लिख करके हर हाल में याद कर लीजिए। ये 2025 के परीक्षा में 100% आने वाला है साथियों, इसलिए आप लोग लिख करके याद कर लीजिए। चलिए साथियों, प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। साथियों, भारतवर्ष एक अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। साथियों, भारतवर्ष एक प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव के धारण करते हुए निवास करते हैं। साथियों, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियों एवं धर्म के लोग रहते हैं और सभी जातियों भेदभाव को भुला करके एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, निवास करते हैं। क्लियर साथियों, अगर अब एग्जाम में आए तो आप लोग लिख दीजिएगा कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है यहाँ तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार के कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथियों, प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और इन प्रश्नों को आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। याद नहीं हो तो आप लोग लिख करके हर हाल में याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए 100% आने की संभावना है साथियों, इसलिए आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों। आप लोग इसको याद कर जरूर कर लीजिए साथियों। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों। हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का 100% प्रयास करेंगे साथियों। ये संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के 100% आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिएगा हर हाल में। ये अब आपके बोर्ड एग्जाम में 100% परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लिख करके याद कर लीजिए। फिर साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।